अच्छा, आज हम पढ़ते हैं कि पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के लिहाज से पे किस तरह से बनाई जाती है, पे स्ट्रक्चर क्या होता है। हम ये बात जान चुके हैं बेसिकली कि पे इज जनरली डिटरमिन्ड बाय एम्प्लॉइज क्रेडेंशियल्स, नॉलेज, जॉब परफॉर्मेंस। ये इन तीन तरीकों से पे स्ट्रक्चर्स जो है ना कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्रेडेंशियल से, नॉलेज से, जॉब परफॉर्मेंस से। और इनकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो क्या होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि एम्प्लॉय को रिटेन रखा जा सके और एम्प्लॉय अपना बेहतर से बेहतर दे सकें। इसलिए इन तीन बातों को मद्देनजर रखते हुए इन तीन में से कोई एक फैक्टर जो जिस मार्केट में जितना इफेक्टिव हो उस लिहाज से रखते हैं ताकि एम्प्लॉय जो है रिटेन रहें। अच्छा, अब हम एक पे स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक पे स्ट्रक्चर बनेगा। तो बीइंग ए एचआर मैन या मैनेजमेंट के अफसर होने के नाते आपको ये चीज देखनी होगी कि डेवलपमेंट ऑफ पे स्ट्रक्चर बेसिकली बेस्ड ऑन 5 स्टेप्स। इन 5 स्टेप्स के ऊपर हम पे स्ट्रक्चर आसानी से बना लेंगे। Number 1, deciding on how many pay structure to construct. अच्छा, पहले तो ये समझिए ना पे स्ट्रक्चर है क्या। पे स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी सैलरी की ग्रेडिंग है, सैलरी की रैंकिंग है, और जो हमने दूसरी बात बताई थी कि उसकी क्लासिफिकेशन है। ये बेसिकली सैलरी की वो चीज़ें, मतलब आपका ग्रुप कौन सा होगा, आपका ग्रेड कौन सा होगा, आपका रैंक कौन सा होगा, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इस कैटेगरी को अलग करने के लिए नेचुरली मैनेजर्स का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, जहाँ से आप शुरू करेंगे असिस्टेंट मैनेजर से लेके टॉप मैनेजमेंट तक, और वर्कर्स का इस तरह अलग होगा, इंजीनियर्स का अलग होगा, और जो दीगर ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स, इनका अलग होगा। तो सबसे पहले तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितने पे स्ट्रक्चर बनाने हैं। मैनेजर्स का बनाना है, टेक्निकल लोगों का बनाना है, सेल्स और मार्केटिंग का अलग बनाना है, हेड ऑफिस का अलग बनाना है, इस तरह से। नंबर 2, हम ये डिटरमिन करेंगे कि मार्केट की पे लाइन क्या है। अब हमने 5 सपोज पे स्ट्रक्चर सजेस्ट किए, तो हम ये चेक करेंगे कि अब इसमें इनकी क्या है, मार्केट की पे लाइन क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है पे लाइन। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक डिफाइन करेंगे। नंबर 3 स्टेप हमारा ये होगा कि पे ग्रेड्स हम डिफाइन करेंगे, किस किस्म के ग्रेड में, मतलब ABCD होने चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, या M1 M2 M3 W1 W2 W3, या E1 E2 E3। ये क्या है, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3। M1 क्या है, मैनेजमेंट 1 2 3। अच्छा, O1 O2 O3 भी होता है, ऑफिसर 1 ऑफिसर 2 होता है, W वर्कर्स ग्रेड आ जाता है। इसी तरह ब्लू कॉलर का B1 B2 कहलाते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के आप कोई नंबर दे दें, S1 दे दें या SM1 दे दें, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये आप जो गवर्नमेंट के ग्रेड हैं वो 1 से लेके 22 तक है। 22 पाकिस्तान का हाईएस्ट ग्रेड है जो फेडरल सेक्रेटरी का होता है। इस ग्रेड के बाद जो जॉब्स होती हैं, मिसाल के तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जॉब है, या चीफ जस्टिस की जॉब है, या दूसरे लोगों की जॉब है, ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं। जो जॉब है, जो नौकरी है, वो 22 ग्रेड तक होती है। 22 ग्रेड तक एक चीज। अच्छा, इनको जो सैलरीज मिलती हैं उसका तायुन विफाकी काबीना करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और जो ये लोग हैं, जो 22 ग्रेड तक के जो लोग हैं, 16 ग्रेड 15 ग्रेड 17 ग्रेड 12 ग्रेड 4 ग्रेड से ले 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक, इनके पे स्केल बने हुए। वही पे स्केल मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ। जितना आज हो गया आज ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टेज को सीख लेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे जरा तवज्जो दीजिएगा, समझिएगा। तो ये ग्रेड हमने डिफाइन कर दिए। अच्छा, पे रेंजेस अब हम डिफाइन करते हैं। ये 4th स्टेप है। रेंज वही जो अभी रफाकत ने बात कही कि ये पे रेंज मतलब कहाँ से शुरू होगी। मिसाल के तौर पे आपका पहला इंक्रीमेंट आता है
350 रुपए का या 500 रुपए का, और ये इंक्रीमेंट 5 साल चलेगा। दूसरा इंक्रीमेंट आपका आएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई, अच्छा ये मैं आपको आगे बता दूंगा, टेक्निकल चीजें मैं एक्सेल से भी समझा दूंगा तुम्हें, कि उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 साल बाद, फिर जो रकम आएगी वो उसका दूसरा ग्रेड होगा, जो 5 साल के बाद होगा, उसके बाद तीसरा ग्रेड होगा जो उसके बाद का रकम होगा। मतलब पहले तो बेस सैलरी बनेगी ना, बेसिक सैलरी, मतलब 15,000 बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट कितने साल तक चलाओगे तुम? वो इंक्रीमेंट आप 5 साल तक या 3 साल तक मिसाल के तौर पे चलाते हो, हजार रुपए का, तो 5,000 रुपए वो ऐड हो गया, तो 15,000 सैलरी है, 5 साल तक तुमने चलाई, तो अब कितना हो गया सैलरी 5 साल के बाद कितनी हो गई? 20,000। 20,000 के बाद आपका स्केल जो है वो चेंज हो गया। अब आपने जनाब 7,000 रुपए या अपना 500 था ना, तो आपने 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की इंक्रीमेंट देना शुरू कर दी। अब 1,500 की इंक्रीमेंट देना शुरू की, तो वो आपके जो 15,000 थे, 7,000 वो जमा हुए, फिर ये 5 साल तक ये जमा होंगे, तो आगे आपकी सैलरी और आगे बढ़ जाएगी, इस तरह और आगे बढ़ जाएगी, इस तरह और आगे बढ़ जाएगी, इस तरह हम स्केल बनाते हैं, जो मैं आपको तफसील से भी समझा दूंगा। तो कैलकुलेटिंग पे रेंजेस, इस तरह से आपको पे रेंज मतलब कैलकुलेट करनी है कि आपके पास जो अकॉर्डिंग टू आपका बजट है, उस लिहाज से आप फिर पे रेंज बताते हैं कि यार वर्कर की तनख्वाह यहाँ से शुरू होगी, 15,000 से शुरू होगी, 25,000 तक जाएगी, अफसर की तनख्वाह 25 से शुरू होगी और 1.5 लाख तक या 2 लाख तक जाएगी, और मैनेजर की तनख्वाह 2 लाख से शुरू होगी और 4 लाख 5 लाख तक जाएगी। इस तरह से आप एक रेंजेस का तयन करते हैं। अच्छा, उसके बाद फाइनली हर काम में जैसे मेरी भी आपको ये नसीहत है कि हमेशा रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करें, जो भी काम करें उसका रिजल्ट को इवैल्यूएट करें कि यार रिजल्ट कैसा आया उसका। बेहतर रिजल्ट आया, बेहतरीन बात है, आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें। कमी आई, कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है, फिर दोबारा से मेहनत करें, देखें, एनालाइज करें अपना कि कहाँ पे हमें ज़रूरत थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कहाँ हमसे भूल हुई है या कहाँ कहाँ हमसे कमी बेशी रह गई, तो उसके लिए फिर रिव्यू करें, और कभी भी मायूस मत होना। गुर्बत से, परेशानी से, हालात से, मुश्किलात से, बीमारी से लड़ते रहो, बस हमारा काम ही यही है कि हमें जो है हम ऐसे माशरे में पैदा हो गए हैं, हम ऐसे मतलब एक कम्युनिटी में रह रहे हैं कि जहाँ बहुत मुश्किलात हैं, तो हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और बहरहाल स्ट्रगल से ही आप कोई ना कोई मकाम हासिल कर लेते हैं। उस सूरत में कि अगर आप मायूस ना हो, आप आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो और आपका टारगेट क्लियर हो कि ये मुझे टारगेट हासिल करना है, तो फिर आप उसे हासिल कर लेते हैं। अब जब हम ये डिसाइड करते हैं कि अब जो मैंने पीछे आपको ये 5 स्टेप बताए कि डिसाइडिंग ऑन हाउ मैनी पे स्ट्रक्चर्स टू कंस्ट्रक्ट, नंबर 2 डिटर्मिनिंग ए मार्केट पे लाइन, number 3 defining pay grades, number 4 calculating pay grade ranges, and number 5 evaluating the results। ये मैं आपको छोटा अलग से एक एक करके डिफाइन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली इनकी मीनिंग्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। तो पहले हम ले लेते हैं डिसाइडिंग ऑन हाउ मेनी पे स्ट्रक्चर्स टू कंस्ट्रक्ट। अच्छा, कंपनीज ऑफ्टन establish more than one pay structure depending on market rates, कंपनीज जॉब स्ट्रक्चर। ये वही बात कि मार्केट रेट के लिहाज से अगर मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के पे स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं और कंपनी की पॉलिसी के तहत भी कर सकते हैं। अच्छा, कंपनीज पे स्ट्रक्चर इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट एंड नॉन एग्जेम्प्ट वेज सैलरी। अच्छा, एग्जेम्प्ट एंड नॉन एग्जेम्प्ट ये होता है कि एग्जेम्प्ट वो लोग होते हैं जो नॉन सीबीए होते हैं, मतलब एग्जेम्प्ट वो लोग हैं कि जो सीबीए यूनियन साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। नॉन एग्जेम्प्ट वो हैं कि जो यूनियन साजी में हिस्सा ले सकते हैं। ये मगरिब की टर्म है, वेस्ट में ज़्यादा यूज़ होती है, अमेरिका में, यूरोप में एग्जेम्प्ट एम्प्लॉय होते हैं और एक नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉय होते हैं। दूसरा,
जो कंपनी पे स्ट्रक्चर बनाती है तो पहले तो ये देखिए भाई, अब यूनियन वाले हैं तो वो तो चलो यूनियन वाले खुद अपनी डिमांडें कराते हैं, ये कराते हैं, आप एक बेस उनको दे दोगे, उस बेस से आप अपना कारोबार शुरू करोगे। लेकिन उसमें कमी बेशी आगे पीछे हो तो गवर्नमेंट भी उनकी बढ़ाती रहती है, जो आपको बढ़ाना जरूरी होता है, दूसरा उनके पास यूनियन होती है, तो उसके पावर से भी हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो पे स्ट्रक्चर की होती है वो बेस्ड ऑन जॉब फैमिलीज है। अब जॉब फैमिली से क्या मतलब है? जॉब फैमिली से मतलब ये हुआ कि अगर क्लर्क है तो क्लर्कों की एक फैमिली बन गई, एक वेल्डर है तो वेल्डर्स की फैमिली के 4 वेल्डर, 5 वेल्डर, 6 वेल्डर हो गए। इसी तरीके से आपके मैनेजर्स हैं, उनकी अलग फैमिली, तो जॉब फैमिलीज इसको कहते हैं। तो इस तरह की आप जॉब फैमिलीज का भी पे स्ट्रक्चर जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैनेजर्स का ये होगा, वर्कर्स का ये होगा, ब्लू कॉलर वर्कर का ये होगा, और मैनेजर्स का और ड्राइवर्स का वगैरह। तो इस तरह से आप इस बेस्ड पे भी अपना पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी होती है कि आप ज्योग्राफी के लिहाज से, अब नेचुरली जो कराची में पे स्ट्रक्चर बनेगा वो पे स्ट्रक्चर गिलगित में तो काम नहीं आएगा ना, क्योंकि कराची के अलग मसाइल हैं, गिलगित के अलग मसाइल हैं, पिशावर के अलग मसाइल हैं, कोयटा के अलग मसाइल हैं। इसी तरह किसी और एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के और मसाइल हैं। तो लिहाजा ज्योग्राफी बेस्ड भी बना सकते हैं आप कि भाई ये जो क्लर्क को हम तनख्वाह यहाँ दे रहे हैं कराची में, तो वो इतनी दे रहे हैं, अगर हम ये तनख्वाह इन्हें पेशावर में, अगर आपकी ब्रांच है या आपकी कंपनी का कोई सेगमेंट है, तो वहाँ आप देंगे तो नेचुरली वहाँ की तनख्वाह आप वहाँ की मार्केट और ज्योग्राफी के लिहाज से देते हैं। तो ये हमारा पहला डिसाइडिंग ऑन हाउ मैनी पे स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट, जो पहला पॉइंट था, उसके उसकी थोड़ी मैंने आपको तफसील बताई। नंबर 2, डिसाइडिंग ऑन हाउ मेनी पे स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट। अब इसमें एग्जिम्प्ट जॉब्स और नॉन एग्जिम्प्ट जॉब्स की मैंने बात की थी कि यूनियन वाले वो कौन लोग हैं, और नॉन अब एग्जिम्प्ट लोग जो हैं, जो मतलब अफसर लोग हैं, वो उनका कोई मिनिमम वेज नहीं है, तो लिहाजा उनकी आप एक अलग बना सकते हैं एक लाइन, ये क्योंकि वो उनको तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वो होते हैं, मतलब सीनियर लोग होते हैं। और इस तरह सीबीए वाले जो होते हैं उनको सीबीए के लिहाज से जो नॉन एग्जाम्प्ट हैं, और वो क्योंकि वो टाइम भी लेते हैं, एग्जाम्प्ट लोग ओवर टाइम नहीं लेते। एग्जाम्प्ट लोग की कंपनसेशन मुख्तलिफ तरीके से होती है, वर्कर्स की कंपनसेशन के लॉ मौजूद हैं, इन लोगों के कोई लॉ नहीं होते क्योंकि इनकी कंपनसेशन इतनी हाई है। इस तरीके से हो जाते हैं। तो आपको आप पे स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट दैट ऑन हाउ मेनी, तो इसको आप इस तरीके से कवर कवर करते हैं, एग्जाम्प्ट और नॉन एग्जाम्प्ट। एक सेकंड, मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। राइट, अच्छा ठीक है। अच्छा, पे स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन जॉब फैमिली, ये जैसे मैंने बात की तो वो आप समझ गए। वैसे ही जॉब फैमिली से मुराद ये मैनेजेरियल हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, क्लर्कल हैं, ब्लू कॉलर हैं, जिसे क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं, टेक्निकल लोग हैं, एग्जीक्यूटिव लोग हैं। तो ये जॉब फैमिली अलग अलग, तो अलग अलग होगी, तो इनके अलग अलग आप पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पे स्ट्रक्चर जियोग्राफी की बात की तो वो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग और गिलगित का, पिशावर का, कोयटा का डिफरेंट होगा, तो अलग अलग होगा, तो लिहाजा पे स्ट्रक्चर जियोग्राफी में इस तरह चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनिंग ए मार्केट पे लाइन, ये क्या है? Basically, market pay line is representative of typical market pay rates relative to a company's job structure. Typical market pay rates के क्या रेट चल रहा है आजकल, क्लर्क का, वेल्डर का, इसका क्या चल रहा है, तो उससे आप रिलेट करते हैं, उसको वो ही रिप्रेजेंट होता है। मार्केट कम्पिटिटिव पे रेट्स और मार्केट पे लाइन ये अलग अलग चीजें हैं। देखिए, कम्पिटिटिव लोग हैं जिनका मार्केट शेयर ज्यादा है, जैसे कि कौन सी मिसाल दूं आपको, पिज्जा की कोई मिसाल ले लें, कोई बड़ा मशहूर पिज्जा हो, या बूट की, बाटा की मिसाल ले लें, उनका नेचुरली मार्केट रेट जो भी है, उनका मार्केट कम्पिटिटिव पे अलग होगी। उसकी वजह यह है कि उनके शेयर ज्यादा मार्केट में, तो आप उसके साथ तो लेवल कर नहीं सकते।
तो आप क्या करेंगे कि मार्केट का जो पे जनरली रेट है, कि जो मतलब जिसे आप हम लोग कहते हैं ना कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, कि वो कौन सा लेवल था आपके लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कि जो वो क्लर्क को पे कर रही है, अब वो जो पे कर रही है वही पेमेंट आपने करनी है। तो इसको जो है इस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कम्पिटेटिव मार्केट शेयर है वो उनसे कम है। अच्छा, जो जो भी रेट्स हैं ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दे इंक्रीज विद द वैल्यू ऑफ जॉब बेस्ड ऑन जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट्स। जब जॉब इवैल्यूएशन होती है तो उसकी जो जॉब की क्रेडेंशियल्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनकी बेस पे होती है नेचुरली। तो लिहाजा जब आप सर्वे कर रहे होते हैं, जब आप मार्केट रेट देख रहे होते हैं, तब आपको ये मालूम हो जाता है कि हमारी जॉब वाला आदमी इससे 2 काम ज्यादा कर रहा है, या टाइम ज्यादा लगा रहा है, या उसका एरिया ज्यादा बड़ा है। तो इस लिहाज से आप फिर उनके पे स्ट्रक्चर में बेसिकली पे स्ट्रक्चर फॉर क्लर्क्स जॉब मिनिमम पॉइंट है ये 250 पॉइंट्स साल के तौर पे सर्वे से हुए हैं। 12,000 इसकी फर्स्ट रेंज है, दैट कम्स टू द 15,000। फिर 500,000 500 पॉइंट्स हैं, एक क्लर्क 2 है, क्लर्क 3 है। ये जॉब इवेल्युएशन में इसने पॉइंट दिए हैं। वो जॉब इवेल्युएशन आपने जॉब अप्रेजल में समझा होगा। तो वहां से आपने ये पॉइंट्स लिए, तो यू मतलब 250 points clerk 1 reaches from 12,000 to 15,000, and then 500 points clerk 2 reaches from 15,000, it is about 14,000 to 18,000। ये एक अलग पे स्ट्रक्चर आपने बनाया। and then 750,000 points clerk 3, he reaches about 18,000 or 90,000 to 21,000। and 1,200 points clerk number 4, he reaches from base salary to 24,000 rupees। and accordingly आप इस तरीके से इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। जी बेटा, कुछ कह रहे थे आप? जी, जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये इससे एक थोड़ा-सा हट के सवाल है कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है या जैसे मैंने 2018 में इंटर्नशिप की थी मोवेनपिक से, तो उनके जो होटल्स के जो रूम होते हैं, यानी कि जो हाँ प्राइसेज़ हाँ। होती हैं और जैसे कि पीसी होटल है उसके प्राइसेज़ हैं, तो इन लोगों को मतलब कि ये चीज़ कैसे पता लगती है कि मतलब वो उसके भी वही प्राइस चल रहे हैं, क्योंकि ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम वॉकिंग जो गेस्ट होता है उसका। तो मतलब ये इनको कैसे पता लगता है कि वो जो दूसरी कंपनी है या दूसरा कोई होटल है, तो वो उसके जो रेट हैं वो ऊपर-नीचे हो रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा, मैंने भी फाइव स्टार होटल्स में काम किया हुआ है। मैं हवारी का एचआर मैनेजर रहा हुआ हूँ। मैं इसके अलावा शेरेटन में भी कुछ टाइम में मैंने गुजारा है, दुबई में भी गुजारा है, लाहौर में भी गुजारा है, जो 5 स्टार होटल्स। तो अच्छा, इनका ये होता है कि इनकी ठीक ये है। एक रिपोर्ट लेते हैं जो कि फ्रंट ऑफिस लेता है। फ्रंट ऑफिस समझते हो? आपने तो इंटर्नशिप की, आपको पता जी, होगा जी, फ्रंट जी, जी, ऑफिस है जी। ना। मैं रिज़र्वेशन अच्छा, आप थे ही में फ्रंट की ऑफिस में, रिजर्वेशन में। जी, मैंने रिज़र्वेशन में की थी सर। हाँ, अच्छा, ठीक है बेटा। जी, जी, जी। तो जी, अब जी। जो फ्रंट ऑफिस के लोग होते हैं, ये रोजाना की बुनियाद पे ऑक्यूपेंसी लेते हैं। ऑक्यूपेंसी प्लस रेट, ये रोज की बुनियाद पे इनकी ड्यूटी होती है। और हर हर होटल वाला जो कि इनकी एसोसिएशन में, और यही अगर आप शुगर मिल में आ जाएंगे तो आप इसको रिकवरी कह लो, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कहते हैं, आपकी टेक्सटाइल में कुछ और नाम है। अच्छा, ये एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं कि आज रूम रेंट ये है, अब रूम रेंट इतना बढ़ गया। ये डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेंसी पे। ऑक्यूपेंसी कैसे बढ़ती है कि जब आपका अराइवल्स, जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं, जो बुकिंग है एयरलाइंस की, वो बढ़ती है। और नेचुरली वो बढ़ती है तो नेचुरली वो ऑफर करती है, या जो रहने वाले बाहर के लोग हैं या यहाँ के जो विजिटर हैं वो इन्फॉर्म कर हुँ। देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑक्यूपेंसी लेवल जो है ना, हर होटल का मालूम होता रहता है। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में
पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में मुशर्रफ साहब जब बात करते थे, या उस टाइम उनका जो वजीर था वो जब बात करता था, तो वो यही कहता था पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत आगे है क्योंकि ऑक्यूपेंसी 100% है। ऑक्यूपेंसी 100% है, 99%, 100%। अच्छा, ये क्यों कहते थे वो? ये इसलिए कहते थे कि बाहर से लोग आ रहे हैं। जब बाहर से लोग आते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स आते हैं ना, मेहमान जो आएगा वो तो आके घर में रहेगा। अगर कोई बाहर अमेरिका में आपका मेहमान है, या मतलब रिश्तेदार रहता है, तो वो आएगा पाकिस्तान, तो नेचुरली आपके घर पे रहेगा। अब ये लोग कौन होते हैं? ये नेचुरली इन्वेस्टर्स होते हैं, ये काम वाले होते हैं। तो लिहाजा होटल्स जो हैं, 5 स्टार होटल या दूसरे होटल जो हैं, इनमें ऑक्यूपेंसी बढ़ती आती है, बढ़ती है। तो ये इंडिकेटर एक उन्होंने बना लिया था इसका, मईशत का, कि इतने लोग इसमें आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका सवाल था, उसका जवाब सिंपली ये है कि एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मैं खुद मीटिंग अटेंड करता था सुबह की, तो हमें हर रोज सुबह जो जनरल मैनेजर होता था जो गोरे, वो हमें रोजाना बताते थे उसकी इतनी की ऑक्यूपेंसी है, उसका रेट इतना हो गया और हमने इतना कर दिया और इस तरह। तो ये रेट फ्लेक्सिबल है, ये डिपेंड करता है मार्केट पोजीशन पे, कि क्या पोजीशन है मार्केट की। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ठीक है पे, सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अब पे ग्रेड को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि पे ग्रेड्स क्या है। बेसिकली पे ग्रेड्स ग्रुप जॉब्स फॉर पे पॉलिसी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सिमिलर कंपेंसेबल फैक्टर्स एंड वैल्यूज। जो पे ग्रेड्स उसी से बनते हैं जो कंपेंसेबल फैक्टर्स हमने बताए थे, कि उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी स्किल्स कितनी है, और उसका तजुर्बा कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देयर इज नो वन फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग for determining what is sufficiently similar in terms of content and value of warrant grouping into a pay group. कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि जो इस चीज को डिटरमिन करे कि कौन सी चीज सफिशिएंटली सिमिलर है दोनों जॉब ग्रुप्स में। कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आपको फिजिकली देखना होगा, इसके लिए आपको खुद ख्याल का मतलब डेस्क पे जाना होगा। जैसे अभी बच्चे बता रहे थे कि वो एक रेस्टोरेंट में बुकिंग में थे, तो जब रेस्टोरेंट में थे तो नेचुरली उनको कई चीज़ों के बारे में खुद देखना होता है। अगर आप एचआर में हैं, या उनके अगर आप देख रहे हैं कि 2 सर्विस करने वाले वेटर हैं, तो एक वेटर जो निस्बतन दूसरी जगह बाहर सर्व कर रहा है, और एक वेटर जो छत पर सर्व कर रहा है, अंदर सर्व कर रहा है, तो नेचुरली उनकी जॉब में कहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा ह्यूज है, वो ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहा है, या उसके पास लोड ज्यादा है, तो नेचुरली आप उसके लिए कुछ बेहतर बंदे का भी तकर्रुर करेंगे, और साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, या इसको टिप ज्यादा मिल रही है, या इसको हमें कुछ ज्यादा देना चाहिए। सो दैट हैज टू बी डिसाइड बाय योरसेल्फ। जॉब groupings are influenced by other factors also, because management philosophy ये बड़ी important है, और wider pay grades that include a relatively large number of jobs, minimize hierarchy, minimize social distance between employees। हालांकि यहाँ मिनिमाइज की बात हो रही है, आजकल तो सोशल डिस्टेंस को मैक्सिमम करने की बात चल रही है ना, कोरोना की वजह से। तो लेकिन बहरहाल वो मैनेजमेंट इस चीज को भी देखती है कि इतनी ज्यादा तनख्वाहों में फर्क ना आए कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाना ही छोड़ दें कि यार इसकी तनख्वाह इतनी क्यों है। वो क्योंकि बस नेचुरली आ जाते हैं, लोग इसको वो करते हैं, बहुत नोटिस करते हैं इन चीजों को। अच्छा, नैरोअर पे ग्रेड्स टेंड टू प्रमोट हायरार्की, सोशल डिस्टेंस। अब जो अगर आपका पे ग्रेड विड्स आर ईदर absolute job evaluation point spread, where pay grades are based on a set number of job evaluation points, or number B is as a percentage based evaluation point spreads, where the point spread increase as a job move up the pay structure in recognition of the broader range of skills that higher pay grade represent। इसका मतलब ऑलमोस्ट वही सेम है कि जो आपका एब्सोल्यूट जॉब इवैल्यूएशन है, जो जॉब इवैल्यूएशन को हमने थोड़ा सा पढ़ा है, उसके बाद इसमें जब आप देख रहे हैं वही बात कि यार ये बंदा नीचे सर्व करेगा, ये बंदा ऊपर सर्व करेगा, तो इसके अंदर कितना फर्क आ रहा है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये कमोबेश उसी से रिलेटेड एक एकेडमिक पैराग्राफ है।
तो वही चीज मैंने आपको बताई। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा और देखें कि पे ग्रेड विड्थ की मैंने बात की ना, विड्थ, WIDTH, विड्थ, इसकी विड्थ क्या होती है? तो ए में आप समझ लीजिए सेट एब्सोल्यूट जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट स्प्रेड्स, जॉब इवैल्यूएशन किया, उसके पॉइंट आपने बना लिए। ग्रेड 1 जॉब रेंजेस फ्रॉम 1 से लेके 200 पॉइंट्स तक है, ठीक है, ग्रेड 1 की जॉब। ग्रेड 2 की जो जॉब है वो 201 से लेके 400 जॉब पॉइंट्स तक है। देखिए फर्क तो है ना, ग्रेड 1 आप एक स्वीपर का है या एक जो है जो चपड़ासी होते हैं, अब उनका अच्छा लफ्ज मुझे कभी ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल तो एक वो लोग हैं, वो ग्रेड 1 में। अच्छा, लेकिन क्या है कि उनको चूंकि एक अलग नौइयत का काम है, तो उनको आपने 200 पॉइंट्स मैक्सिमम दे रखे हैं, 1 से लेके 200 पॉइंट्स। ग्रेड 2 जो है, जो क्लर्क है या कोई दूसरा सीनियर, तो नेचुरली उसके पॉइंट्स भी आप ज्यादा रखेंगे। तो ये इसको कहते हैं पे ग्रेड विड्थ, मतलब चौड़ाई, पे की कितनी चौड़ाई है। अच्छा, अगर आप इसी तरह आप ट्रेनिंग्स पे ले आए, जिसमें आप कह सकते हैं कि वेरिंग एब्सोल्यूट जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट्स, इनकी स्प्रेडिंग कैसे होगी? इनकी होगी 1 से लेके 150 तक। अगर आप इंटर्नी थे, कहीं ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आपको 200 पॉइंट्स का वो नहीं मिलेगा कि वो जो वैक्यूम जो क्वेश्चन मिलना है, आपको 150 तक का मिलेगा। ग्रेड 2 का बेसिक वर्कर अगर आप अपॉइंट होते हैं, जो कि वो होता है probation, that will come from 151 till 200 and then maybe for 300 or 400। और इसी तरीके से कोई एडवांस्ड वर्कर है जिसकी आपने हाई पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, 7, 18, 20, वो जो भी आप समझते हैं। तो इस लिहाज से उनकी ग्रेडिंग कर देते हैं। तो ग्रेडिंग के दरमियान का जो फर्क है ना बेटा, इस फर्क को कहते हैं पे ग्रेड विड्थ। ये विड्थ है, वाइड है, ये जो वाइड है, ये इनको इंडिकेट करता है। अच्छा, हम यहाँ तक मेरा ख्याल है हम पढ़ लेते हैं, और फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊं ताकि आपको पूरी ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि तनख्वाहों से है और ज़िंदगी तनख्वाह से चलती है, या बिजनेस करो तनख्वाह से चलती है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कुछ जो है ये इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि, और ये सबसे ज़्यादा आपका सैलरी एंड कंपनसेशन में सबसे ज़्यादा टेक्निकल पोर्शन आपका बुक में भी यही है और वैसे भी यही, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में, और HR पेरोल जिसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इसमें आपकी तवज्जो रहे। अच्छा, जिस तरह से मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि विड्थ आप देख रहे, एक ग्रेड की दूसरे ग्रेड के दौरान में कितना फासला है, मतलब कितनी मोटाई है, क्योंकि वो 200 ग्रेड तक का है, मतलब 200 पॉइंट तक का है, उसके बाद वो 2 ग्रेड वाला 300 पॉइंट तक का है, 3 ग्रेड वाला 500 पॉइंट तक का है, 4 ग्रेड वाला 700 पॉइंट तक का। इस तरह पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनके टाइम, उनकी एजुकेशन को वैल्यू दी हुई है, उनकी क्वालिफिकेशन को वैल्यू दी, उनके एक्सपीरियंस को वैल्यू दी, मुख्तलिफ किस्म के आपको पॉइंट्स वैल्यू दिए हुए। तो लिहाजा आपने विड्थ बनाई हुई है, जिसको पे ग्रेड विड्थ कहते हैं। अब पे रेंजेस बिल्ड अपॉन पे ग्रेड्स, नेचुरली सीधी सी बात है कि पे जो ग्रेड्स हैं उसी के हिसाब से आपकी पे रेंज बनती है, कि पहली सैलरी आपकी 15,000 से शुरू होती है, फिर 15,500 वगैरह इस तरह। पे ग्रेड रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ पे स्ट्रक्चर। जॉब इवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं वो उसमें ऐड होते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ पे स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी जो बेस लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, जो एक्स वैल्यू आप कह लें, एक वाई वैल्यू है, तो ये रिप्रेजेंट करती है एक्स वैल्यू को, कि ये बेस लाइन इसकी कितनी है, उसके बाद आपकी वैल्यूएशन होती है। अच्छा, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो जब आप मिसाल के तौर पे जब हॉरिजॉन्टल लाइन में 4th पॉइंट पर हैं, तो जब 4 पॉइंट को आप लिंक करेंगे लीनियर ग्राफिक्स में, तो फिर जो उसके अंदर
कि जो पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर, उन पॉइंट्स के हिसाब से आपकी सैलरी का तयन होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मैं आपको एक्सेल में या जब इसका जो पे रेंजेस रिप्रेजेंट द वर्टिकल डायमेंशन, ये पे रेंजेस उसको वर्टिकल डायमेंशन में होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको उस चार्ट में दिखाया था, और पे ग्रेड आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में होती है। इसको हम वहां पे मुनासिब तरीके से समझ सकेंगे। The minimum and maximum values denotes the acceptable lower and upper bounds of pay for the jobs within the particular pay group. Naturally, minimum value भी होती है, maximum value भी होती है, और ये denote करती है कि acceptable lower and upper bound. Lower bound के यहाँ इससे कम नहीं हो सकता, upper bound इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसको define करती है। मिड पॉइंट बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट है, जहाँ एस्टेब्लिश होती है। मिसाल के तौर पे 12,000 से लेके आपकी सैलरी 18,000 तक, इसमें आपका मिड पॉइंट है 15, आपका मिड पॉइंट है। तो आपका जो नेक्स्ट ग्रेड की जो सैलरी शुरू होगी वो 15, 15.5 या 16 से शुरू होगी, जिसको मिड पॉइंट लेते हैं। यहाँ से ये आपकी जॉब का मिड पॉइंट है सैलरी का, और जो आपसे सीनियर है, आपसे जो ऊपर आया है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से वो स्टार्ट लेता है, वो अपने पॉइंट पे जाता है, मैक्सिमम पे जाता है, फिर उसका जो मिड पॉइंट आता है उससे वो सीनियर लेता है। तो ये भी एक तरीका है पे ग्रेड और पे रेंजेस को डिफाइन करने का और उसको स्ट्रक्चर करने का, बनाने का। इसी तरह जो है हमारे पास मिड पॉइंट वैल्यू, हाफ वे वैल्यू, ये इसका चार्ट आ रहा है आगे, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। और जो थोड़ा बहुत अभी आप मेरी बात से समझ गए, दैट इज इनफ फॉर टुडे। मिड पॉइंट्स जो है जनरली मैचेस द वैल्यू अलोंग विद द मार्केट पे लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड मिड पॉइंट आल्सो में रिफ्लेक्ट द मार्केट एवरेज और मीडियन। मीडियन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, एवरेज को भी, मतलब मीडियन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं और मीन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ये दोनों पॉइंट। So, gentlemen, it was our today's lecture.